फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। और मेरी फार्म का नाम निजामी एग्रो एजेंसी हीरापुर कानपुर देहात। मैं अभी ये कानपुर देहात में आया हूँ। 300 अजीत सीड का 349 नंबर वैरायटी के प्लाट में खड़ा हुआ हूँ। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि पौधे की टिलर्स और बाली और नंबर ऑफ ग्रेन मतलब दानों की संख्या बहुत अच्छी है। तो मैं रिटेलर बंधु से अपील करूंगा कि अगले आने वाले सीज़न पे अजीत सीड का 349 गेहूँ मेरी नज़र में बहुत अच्छा है और आप लोग उसको किसानों को सेल करें कि आप अपने 24 चैनल से किसान भाइयों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। अजीत सीड कंपनी का जो वैरायटी 349 गेहूँ की है, जितना भी हमने अपने एरिया में किसानों को लगवाया है सारे किसान सेटिस्फाइड हैं। रिटेलर बंधु और किसान भाइयों का अनुरोध करेंगे कि एक बार अजीत सीड का 349 वैरायटी जरूर लगाएं। तो मैं लक्की मिश्रा, सन ऑफ श्रीलाल जी मिश्रा, ग्राम निनौरा, पोस्ट बुधौली, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर देहात से। हमने इतनी लेट अजीत की जो वैरायटी 349 गेहूँ मैंने 3 दिसंबर को लेट होने के बावजूद इसको लगाया। फिर भी अन्य खेतों के मुकाबले हमारे खेतों में ड्रिलिंग प्लस दानों की संख्या बहुत ही अच्छी है और सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप भी इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन लें। क्या क्या अच्छा लगा इसमें एक तो इसकी हाइट और इसका दाना बहुत मोटा है। इसमें दाना और फुटाव ड्रिलिंग की जो बहुत अच्छाइयाँ लेट होने के बावजूद प्राकृतिक प्रकोप का कोई कोई असर नहीं। जी। अन्य वैरायटियों के मुकाबले बहुत अच्छा है। क्षेत्र के किसानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्षेत्र के किसानों से ये कहना चाहेंगे कि इस साल तो हमने कम लगाया, हम खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल लगाएंगे और सभी अपने किसान भाइयों से ये कहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैं लक्की मिश्रा, सन ऑफ श्रीलाल जी मिश्रा, ग्राम निनौरा, पोस्ट बुधौली, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर देहात का रहने वाला। आज ये कंपनी द्वारा हाँ जी। यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दी जा रही है किसानों और वितरकों के बीच में। जो आपने यहाँ अपने खेत पे जो कार्यक्रम कराया है, कंपनी ने जो आपके गेहूं को सेलेक्ट किया है, तो किसानों को उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आपको ऐसा क्या लगा कि किसान इससे माला माल होगा? हमारा गेहूँ इतना लेट लगने के बावजूद हमारे इलाके में जो सैकड़ों बीघा गेहूँ लगा है उससे कई गुना बेहतर है। हमारे गेहूँ में 85 से 88 दाने के करीब एक बाल में संख्या है और इसमें फुटाव बहुत अच्छा है। 25 से 30 कल्ले पर पौधे में जी। और हम इस साल तो मैंने थोड़ा किया था, भविष्य में हम अगले साल इससे दोगुना करेंगे और सभी अपने किसान भाइयों से कहेंगे कि नहीं ज़्यादा तो 2-2, 3-3 एकड़ इस गेहूँ को ज़रूर लगाएं और अच्छी से अच्छी पैदावार लें। और इसका दाना बहुत अच्छा एकदम गोल मोटा होता है ताकि किसानों को इसका अच्छा बुवाई वजन का प्राप्त समय, हो सके। निश्चित समय क्या है? इसके बुआई का अगर आप इसको 1 नवंबर बो देंगे जी। तो 25 कुंटल एकड़ के करीब इसकी आप पैदावार आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इससे किसान को मतलब प्रॉफिट रहेगा? प्रॉफिट रहेगा 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ से ये अजीत 349 गेहूँ लगाने से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। क्षेत्र के आपसे को देख के बड़ा प्रेरणा मिल रही है किसानों को, जैसा कि लग रहा है यहाँ किसानों को। हाँ जी। और आसपास जो हमने जिस तरीके से फसलों का नुकसान देखा है, उससे तो ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि लोग आपके क्षेत्र में इसका चयन करेंगे। बिल्कुल करेंगे क्योंकि इसमें जो है जल्दी बल्दी गिरने की कोई समस्या नहीं है। जी। हाँ, मौसम कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी उसको मेंटेन कर लेता। अन्य गेहूं तो ऐसा है कि जब ज़्यादा समय खो जाते हैं गिर जाते हैं, गिरने की बहुत बड़ी समस्या आती है। जी। और हमारे गांव में अभी हमने 5 लोगों के गेहूं और लगवाया है जी। एक से एक अच्छे खेत हैं
उनमें भी मतलब किसी भी खेत में कहने की ये कोई समस्या नहीं है कि कंडवा की सबसे बड़ी समस्या जो आती है जी वो जी, इसमें कतई नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके और दाना का इसके बाद अभी क्या करने का प्लानिंग है आपका कि अगली फसल, चूंकि बोला जा रहा है कि हमें फसल चक्र के रूप में अब फसल पद्धति को अपनाना होगा, तभी हम एक आय कंटिन्यू ले सकेंगे, तो सभी आपका क्या किसान है? भाइयों से कहेंगे कि इनका ARS 001 धान जरूर लगाएं, जो कि मैंने इस साल अपने खेतों में लगाया था। कौन सा धान? ARS 001। 01। क्या विशेषता है उसमें? अन्य वैरायटियों से 3 से 4 कुंटल पर एकड़ ज़्यादा पैदावार है। दाना एकदम बढ़िया मोटा भरा हुआ है, कम समय में अच्छी जल्दी तैयार होती है, गिरने के प्रति बहुत सहनशील है। और रोगों की रोकथाम के कंडवा लिए, वगैरह के लिए है रोकथाम वगैरह कैसे करते हैं इनको उपचारित करना? उपचारित के लिए जब भी बाल आए तो उसमें पल्सर IAL कंपनी का आता है, पल्सर। और ये फंगीसाइड हो गया कीटनाशक जी, के जी, तौर जी। पे आप प्लानोगल इंडोगल क्रॉप साइंस का आप यूज़ करें, स्टिकर लगा के एकदम VVIP धान आपका तैयार होगा। तो धान के बाद फिर आप गेहूं को फिर धान के पुनः बाद चयन गेहूं। करते हाँ हैं। जी, तो इस बार काफ़ी बड़ा लक्ष्य है आपके हाँ बिल्कुल क्षेत्र बड़ा के लक्ष्य लिए। है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ग्राम कोआवर से डेयरी फार्म का नाम लक्ष्मी बीज भंडार, जो हम यहाँ पे खड़े हैं ग्राम निनौरा में, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर देहात। जो ये अजीत सीड का 349 नंबर गेहूं के प्लाट पे खड़े हैं, इसका बाली और इसका कोट बहुत अच्छा है। मेरा रिटेलर भाइयों से ये कहना है कि ये गेहूं काफ़ी अच्छा है और अगले आने वाले सीजन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान बोए। थैंक यू। अजीत गेहूँ 349। बहुत बढ़िया गेहूँ है, बहुत संतुष्ट है इससे। सौरभ बीज भंडार औरैया से मैंने अजीत सीड का RMH 001 धान लगाया था, और अजीत सीड्स का मैंने बाजरा भी किया है। इन दोनों धान और बाजरा दोनों फसलों से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। इस बार गेहूँ भी लगाऊंगा जो कि अजीत सीड का 349 है। फसल काफ़ी अच्छी है, देखने में भी अच्छी है। प्रयास करूँगा कम से कम 10 एकड़ में से लगाऊँ। बहुत अच्छा। गेहूँ 349 बहुत अच्छा गेहूँ है, उसकी पैदावार भी अच्छी है, तो मैं संतुष्ट हूँ। मैंने इसका डीलरशिप का काम लिया है, अपने रिटेलर को लेके आया हूँ। ये मुझे गेहूँ बहुत अच्छा लगा है, इसको मैंने बेचा भी था, आगे भी बेचूंगा। इसमें चोखा भी बहुत बढ़िया है, बाली भी बहुत लंबी है, 80 से 90 दाने हैं एक बारी में, और इसमें बड़ा भी बढ़िया है, इसमें चारा भी बढ़िया होगा। ये बहुत बढ़िया बीज है, और आगे भी हम और मेरे डीलर भी इसको बेचने में सहयोग करेंगे। रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमने लमसम 3 साल से रिटेल पे अजीत के सारे प्रोडक्ट बेचे। धान को भी बेचा है, गेहूँ को भी बेचा है, चरी को भी बेचा है और मस्टर्ड को भी बेचा है। हम चारों चीज़ों से संतुष्ट हैं। और आज गेहूं की मीटिंग है, गेहूं भी ठीक लगा है और शायद है कि अच्छा प्रोडक्शन भी निकलेगा। लमसम 28 कुंटल एकड़ के आसपास प्रोडक्शन आना चाहिए, जिस हिसाब से गेहूं दिख रहा है। कानपुर देहात तहसील सिकंदरा से हूँ। मैंने इनका यही अजीत का गेहूँ बोया था। मेरा गेहूँ बहुत बढ़िया है और लेट भी बोया था, और इसकी बाल है बहुत मोटी है, और गेहूँ भी अच्छा है। और धान भी मैंने लगाई थी इनकी, ARS 001 001 की लगाई थी, अजीत सीड की। धान मेरी करीब 1 बीघा में 13 कुंटल हुई थी। हाँ, 13 कुंटल के बीच में मैंने। और सब लोगों से यही कहना है कि आप सब लोग अजीत सीड की 001 धान लगाएं, और गेहूँ अजीत सीड का ये 349 था ना जी, 349 गेहूँ बोए। धन्यवाद। अभी आपने सुना वितरकों और किसानों से अजीत 349 किस्म की वैरायटी पर विशेष चर्चा। जी हां, आपको बता दें, अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगातार चलाए जा रहे डेवलप
डेवलपमेंट के कार्यों से किसान हो रहे खुश व बन रहे हैं धनवान। अजीत गेहूं किस्म 349 का हो रहा चमत्कारिक उत्पादन, साथ ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के लिए अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसान को अजीत श्री किसान की उपाधि से किया गया सम्मानित। आज अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद महाराष्ट्र द्वारा कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा ग्राम निनौरा में किसान श्री लकी मिश्रा के खेत पर लगी अजीत 349 गेहूं की वैरायटी का जिले के अजीत सीड के जिला वितरकों व अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड के एरिया सेल्स मैनेजर श्री विपिन कुमार द्विवेदी व जोनल मैनेजर श्री अभिरंजन द्विवेदी द्वारा कानपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 35 से 40 विक्रेताओं को मिश्रा जी के खेत पर खड़ी फसल का अवलोकन कराया गया व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम गणेश पूजन के साथ आरंभ हुआ। तत्पश्चात यहां आए हुए विक्रेताओं व किसानों का तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। साथ ही यहां आए हुए किसान व विक्रेताओं ने खड़ी फसल को देखकर भरपूर उत्पादन होने की खुशी जाहिर की और मंच से अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एरिया सेल्स मैनेजर विपिन कुमार द्विवेदी ने आए हुए विक्रेताओं और किसानों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताया व साथ में कंपनी के जोनल मैनेजर श्री अभिरंजन द्विवेदी ने कंपनी की उपलब्धियों के विषय पर विस्तार से चर्चा भी की। इसके साथ ही आने वाली खरीफ सीजन के लिए अजीत सीड कंपनी के हाइब्रिड धान की वैरायटी ARH 001, ARH 003, ARH 004 व हाइब्रिड मक्का के बारे में सभी विक्रेताओं के समक्ष विस्तार से भी चर्चा की गई। इसके साथ में वर्तमान समय में अजीत कंपनी के बीज मक्का 3434 और सूडान चरी अजीत 799 पर अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे डेवलपमेंट के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। तहसील सिकंदरा के ग्राम निनौरा में हुए कार्यक्रम में क्षेत्रीय किसानों सहित जिले के बीज विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। आइए जानते हैं कंपनी के आए हुए कर्मचारियों ने किसानों और विक्रेताओं को क्या बताया, विस्तार से सुने। हम लोग सब धान में गए थे, वो किसान अपने आप खुद कह रहे थे 29 कुंटल मेरा एकड़ में कटा हुआ है। उनका सोइंग जो था नवंबर का था, 18 नवंबर का। तो अगर 18 नवंबर हम लोग इसको नवंबर तक में सोइंग करेंगे तो ये एक उम्मीद है 25 से 28 कुंटल तक हम किसान काट लेंगे आराम से। क्योंकि इसमें खासियत है, सबसे बड़ी बात, एक समान आपको पूरा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉप मिलेगी, कोई मिक्सिंग प्लांट नहीं होंगे। आपको लगते भी है कि ऊंचे नीचे, तो ये देखेगा, आप गौर से देखेंगे इसका मेन टेलर होगा वही ऊंचा है, बाकी ऐसा नहीं कि अलग कोई दूसरा सीड उसमें है या आप किसी ने फेंक दिया वो अलग बात है, लेकिन बाकी फील्ड में तो मिस्टेक नहीं है। दूसरा टिल्लिंग बहुत अच्छी है और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है, किसी गेहूं में नहीं है वो, इसमें प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा है। ये प्रमाणित है, ये कोई हमारे कहने में नहीं है ना कि आप कह दोगे हो जाएगा ऐसा। ये ITC द्वारा प्रमाणित है। इसमें प्रोटीन की मात्रा का मानक जो है लगभग 12 से 13% तक है। तो ये अपना खाने में बढ़िया है और पैदावार में बढ़िया है। अगर टाइम से लग जाएगा वो बढ़िया, यानी फुल टाइम अगर गेहूँ देना है अपने को 349 देना है। इसके बाद जो किसान अपनी सोइंग करते हैं दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में, या दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में, तो उनके लिए अपने पास गेहूँ है 108 और 109। ये 100 डेज के गेहूँ है, यानी 100 दिन में, 100 से 105 दिन में क्रॉप तैयार हो जाएगी। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। और एक अट्रैक्शन और 108 में, 108 नंबर गेहूँ अगर आप देखेंगे कहीं लगा होगा 100 दिन में, कितनी लंबी उसमें बाल आएगी। और दाना तो देखते और दाना तो ये मानो लोकमत सेगमेंट का दाना मानो, बड़ा दाना, बोल्ड दाना उसका है। और बाल भी बहुत लंबी है, लेकिन बाल लंबी होने से या दाना बड़ा होने से पैदावार कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर बाल मोटी होगी, बाल में नंबर ऑफ दाने ज़्यादा होंगे
वो उसकी अलग बात है। इसमें खासियत क्या है, 349 में और 108 में यही अंतर है। इसकी बाल उससे 108 में छोटी है, लेकिन इसकी बाल मोटी आती है। इसमें 4 पट्टी में राजेश खाद भंडार याकूबपुर। संजय टेलर से संजय टेलर नाम बताओ। कशिश खाद भंडार पेट्रोल अवनीश राज। श्री पांडे ट्रेडर्स, संजीव कुमार पांडे, जिरीकाट। जेके खाद भंडार स्टार्ट हो भाई। अच्छा गिला आलू लाए। वैष्णवी खाद भंडार किसान बीज भंडार मिर्जापुर, संजय कटिया। चतुर्वेदी बीज भंडार, मंगलपुर, अनुराग। तिवारी भी भंडार, खनवापुर, अजय बीज भंडार सिकंदरा। आ रहा है तो आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे और आने वाले रबी की सीजन में हमारे अजीत 349 प्रोडक्ट और अजीत 108 कम दिन के लिए दोनों प्रोडक्ट को बेचने में आपकी मदद चाहेंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी उसमें, लेकिन फिर भी एट ए टाइम जिसने हमारा लगाया था 201 नंबर, वो किसी हाइब्रिड से अपना पैदावार कम नहीं निकला। सभी ये मान के चल रहे हैं कि कई डीलरों ने, कई किसानों ने यही कहा कि यार उनका हाइब्रिड लगा था और हमारा रिसर्च लगाया था, हमारा प्रोडक्शन बराबर आ रहा है। अभी हमारे पास, हम कमज़ोर थे कि हमारे पास हाइब्रिड का लाई नहीं थी, लेकिन इस बार हमको कई 10-12 डेमो मिले थे। अजीत 111 के नाम से अपनी लाई थी और उसका डेमो लगाया था, यहाँ भी लगा था और अन्य क्षेत्रों में लगा था। उसमें ये था, उसका जब दाना देख रहे थे, जिस किसान, उसके बारे में लकी बताया कि जिस किसान को वो डेमो दे रहे थे, ये कंपनी उसके पैनल ही खड़ी। लेकिन वो 1 साल और ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत इस बार सेल मिलेगा। जब आप लोग कहोगे हाँ है कुछ दम है तो आगे बेचेंगे कंटिन्यू, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो अपने अजीत 799। अब उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसकी कटिंग एक ज़्यादा भी है, यानी 5 से 6 कटिंग जल्दी किसान कटाई कर ले। नेक्स्ट जनरेशन ये बहुत अच्छा। और आने वाले समय में हम लोग इसको ही प्रेफर कर रहे हैं। इसका हमने अभी लगभग 60 से 70 डेमोस्ट्रेशन ही बांट रहे हैं और डेमो ही बांटिए, डेमो का पैकेट है ये, डेमो बांट रहे हैं और आज से नहीं बांट रहे, 1-1.5 महीने पहले से बांटना शुरू कर दिया है। किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जब बेचते बाद में है, पहले उसका डेमो यानी आप ऐसे मान लो आप 25 टन ये 349 इस बार भी डेमोस्ट्रेशन लगा है अपने उत्तर प्रदेश में। यानी छोटी मोटी कंपनी जितना रिसर्च बेचती है उतना हम लोगों ने 25 टन गेहूँ इसका बांटा हुआ है। लगभग 3 टन अपने शेयर में आया था यहाँ हमारी टेरिटरी में डेमोस्ट्रेशन में, वो गेहूँ डेमोस्ट्रेशन लगा था। अभी तक जो भी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग कॉमर्शियल प्लॉट पर नहीं कर रहे, डेमो वाले प्लॉट पे कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो कॉमर्शियल प्लॉट खोजने पड़ेंगे, आपसे पूछने पड़ेंगे डेमो वाले क्या होता है, एम्प्लाई ने बांट दिए, दे दिए, या आप लोगों ने दे दिए किसी किसान ने, तो उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको शुरुआत से हम लोग देखते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। ऐसे ही इसके चरी के भी बांट रहे हैं और चरी सेल में भी है ये इसमें मार्केट में बिक भी रही है और हम डेमोस्ट्रेशन भी लगवा रहे हैं। यानी कंपनी का ये नहीं केवल बेचना ही नहीं है, डेवलपमेंट का भरपूर पूरा सपोर्ट कर रही है। डेवलपमेंट में हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। शायद सेल सपोर्ट में आप तक नहीं पहुंचते, लेकिन डेवलपमेंट में कंटिन्यू हम देखते पूरे दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा ही रहता है इनका। सुबह शाम तक रिपोर्टिंग, सुबह शाम तक फील्डिंग में रहना है, सारी रिपोर्टिंग फील्ड ही करनी है। की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अजय राजोल की वजह से आज से नहीं, बहुत पुराने समय से लगाव है। दूसरा, मेरे ही हायर एजुकेशन सब CSA कानपुर की है
वैसे लगावे इतने साल रहा हूँ, करीब 25-26 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है सीड का ही, प्योर सीड वाला बीज का ही बंदा हूँ। तो आज आप सब लोग यहाँ आए, आपने हमको मौका दिया आपके साथ गुफ्तगू करने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि अजीत सीड्स हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनियों में इसकी गिनती है। इसकी स्थापना 13 मई 1986 को हुई। आज करीब 37-38 साल की कंपनी हो चुकी। और ये कंपनी जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज है हमारी पद्माकर मूले ग्रुप, जो कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ग्रुप है, देश का बड़ा ग्रुप है। उसका एक सिस्टर कंसर्न है अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड। इस ग्रुप की पूरी स्टार्टिंग जो है सीड से ही हुई है। बाद में अदर्स धंधों में ये लोगों ने कदम रखा और आगे बढ़े। अभी इस ग्रुप में सीड में जो हमारी मेन कंपनी है अजीत है। इसके अलावा एक आर्या हाइब्रिड सीड्स करके है जो सेंट्रल और साउथ में काम कर रही है, नॉर्थ इंडिया में अभी उसको हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया। सबसे पहले जब किसी कंपनी की स्थापना होती है तो किसी उद्देश्य के साथ होती है। तो ग्रुप चेयरमैन, हमारे जो ग्रुप चेयरमैन हैं, जिनका क्वालिफिकेशन फॉरेन से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी, श्री पद्माकर मूले। इस कंपनी के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर समीर मूले, और डायरेक्टर बॉडी में जो मेन डायरेक्टर हैं रंजीत मूले, और हम जिनकी बदौलत यहाँ खड़े हुए हैं मतलब हमारे मार्केटिंग हेड मिस्टर राम जांगी। तो एक पूरा प्रोसेस है। कंपनी बहुत पुरानी है, बट आप सब लोगों की निगाह में एक चीज होगी कि अगर इतनी पुरानी कंपनी है तो इसका नाम यहाँ क्यों नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कॉटन के बिजनेस में कंपनी इंडिया की टॉप 2 कंपनियों में इसकी गिनती है। ठीक है। और कंपनी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र बेस्ड थी और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्रॉप जो है कॉटन थी। तो पहले इन्होंने अपने घर को दुरुस्त किया, उस क्रॉप में कदम रखा जहां महाराष्ट्र में जिस क्रॉप की सबसे ज्यादा डिमांड, और रिसर्च के स्टेप से आगे बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में कॉटन में टॉप 2 कंपनियों में इसकी गिनती है। देन उसके बाद चूंकि नॉर्थ इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और कोई भी कंपनी नॉर्थ इंडिया के बिना अधूरी है, तो काम ये लोग करते थे नॉर्थ इंडिया में, बट जो पॉलिसी थी वो कैश एंड कैरी की थी। ना कोई स्टाफ था, 1-2 बंदा रहता था, आराम से वो ऑर्डर लेना, माल भेजना, छुट्टी। ना कोई डेवलपमेंट के भी इतने बड़े काम नहीं थे। बट हमारे जो बिजनेस लीड हैं मिस्टर राम जांगीर, उनके ज्वाइन करने के बाद राम जांगीर इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना पहचाना और फेमस नाम है, जिनको नॉर्थ इंडिया के चप्पे चप्पे की नॉलेज है, ट्रेड की नॉलेज है, क्रॉपिंग पैटर्न की नॉलेज है, और क्या ट्रेड होने वाला है, फार्मर की डिमांड क्या है, इसकी नॉलेज है। उनके आने के बाद कंपनी का एकदम फोकस हो रहा है नॉर्थ इंडिया पे, और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो क्रॉप है पैडी, इसमें कंपनी ने कदम रखा। देखते हैं कि आज की दौर के अंदर हमारा जो पैडी में मुकाम है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी क्रॉप है, चाहे मैं गेहूं कहूँ, मस्टर्ड कहूँ, मक्का कहूँ, सोरगम कहूँ, इन सब क्रॉपों में भी धीरे धीरे कंपनी का जो मार्केट में एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। टीम का बिल्डअप हुआ, टीम बढ़ी, नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ, नेटवर्क बढ़ा, और फील्ड की एक्टिविटी पर पूरा कंपनी का फोकस है। तो कंपनी, कोई भी जो एक कंपनी है और वो अच्छे बिजनेस, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। अजीत एक सैद्धांतिक कंपनी है, एथिक वाली कंपनी है और फैमिलियर कंपनी है।
तो ये समझौता नहीं करते। बिजनेस का ऐसा है कि बिजनेस कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है और बड़ा टर्नओवर के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, तो मतलब प्रोडक्ट के साथ कभी समझौता नहीं करते और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में कंपनी ने 2003 में स्टेट ऑफ आर्ट मीन बायोटेक्नोलॉजी लैब की स्थापना करी, जिसको हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर PBRC के नाम से पुकारते हैं। PBRC हमारा औरंगाबाद से थोड़ा सा आगे है, गंगापुर में, और एक बहुत बड़ा सेटअप है PBRC का, जिसको इंडिया के नामी गिरामी साइंटिस्ट रन कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का आज के दौर में कृषि में बहुत बड़ा महत्व है। फ्यूचर में जो कुछ भी कृषि के क्षेत्र में बीज कंपनियां करेंगी, उनका कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का पीछे से एक बैकग्राउंड रहेगा कि ये बीज आपके पास आया है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ये परिवर्तन हुए हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है BT कॉटन। 2006 में 100% रिसर्च और नोटिफाइड के बीज बिकते थे कॉटन के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप जब 2006 में BT कॉटन की लॉन्चिंग हुई और आज हम 2024 में खड़े हैं, आज 95% कन्वर्जन BT कॉटन बीज का हो चुका है। 100 से 95%। देखिए, टेक्नोलॉजी का एडाप्टेशन होता है और वो एडाप्टेशन आपके द्वारा किसानों को कराया जाता है। कोई भी नई चीज आएगी, किसान एक बार झिझकता है, बट हम लोगों का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये है कि आज का जो एडाप्टेशन का किसान का परसेंटेज है वो बहुत हायर साइड में चला गया। किसान को गुणवत्ता युक्त बीज चाहिए, पैसे में खर्च करने में कहीं कोई कोताही नहीं है किसान की। उनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बीज का, क्योंकि बीज खेती का आधार है। बीज के बाद ही पेस्टिसाइड है, बीज के बाद ही फर्टिलाइजर है। अगर बीज अच्छा है तो पूरी फसल अच्छी है और किसान का विश्वास है। आप यकीन करेंगे, आज जो है 1.5 लाख रुपए किलो का टमाटर का बीज भी बिक रहा है, 3 लाख रुपए किलो का भी बिक रहा है और किसान ले रहा है। दाने, आज बीज के दाने गिनती के साथ बिकने लग गए, पैकेट में जिनके दाने आ रहे हैं। ये समय है, किसान को क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी केवल और केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू अनुसंधान आधारित कंपनियों द्वारा ही प्रोवाइड की जा सकती है। आप लोग यहाँ विक्रेता हैं, आपको मालूम होगा कि नया सीड एक्ट क्या है। मालूम है क्या? फ्यूचर में नया सीड एक्ट आ रहा है और वो लागू भी होगा। नए सीड एक्ट में सबसे बड़ा प्रावधान है कि जो मंडी छाप जितनी भी कंपनियां हैं उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उनका चैप्टर क्यों क्लोज हो जाएगा? क्योंकि जैसे अभी आपके व्यवसाय में बीज का धंधा, पेस्टिसाइड का धंधा, फर्टिलाइजर का धंधा करने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ रहा है, उसी तरह से कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। DNA फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि जो बीज वो बेच रहे हैं वो उनका खुद का अपना है। DNA फिंगरप्रिंट या हाइब्रिड की जो रिपोर्ट होगी उसमें ये खुलासा होगा कि ये मेल और ये फीमेल कंपनी की प्रॉपर्टी है और इनके क्रॉस के बाद इस नए हाइब्रिड का जन्म हुआ है। तो इस नए हाइब्रिड की प्रॉपर्टी जो स्वामित्व है वो कंपनी का है और ये सबके लिए लागू होगा। अब सबके लिए लागू होगा तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है झोला छाप कंपनियों की। जैसे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, जैसे झोला छाप कंपनी भी होती है। अब वो कहाँ से लाएंगे ये सारी चीज, क्योंकि उनके पास DNA फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स नहीं होंगी। उन्होंने कोई हाइब्रिड डेवलप ही नहीं किया तो रिपोर्ट कहाँ से सबमिट होगी। इसमें केवल एक ऑप्शन छोड़ा है कंपनी ने कि जो R&D बेस्ड कंपनियां हैं उनके साथ जो लोकल कंपनियां हैं, जैसे कॉटन में ऑप्शन है। कॉटन में धंधा सारी कंपनी कर रही है, पर वो 2 प्रोसेस से धंधा हो रहा है। एक धंधा हो रहा है जो मात्र कंपनी है जिनका अपना खुद का रिसर्च है वो कर रही हैं। दूसरी जो कंपनियां हैं वो उन कंपनियों से टाई अप करती है, MOU करती है, उसके द्वारा उनको रॉयल्टी दी जाती है। उसके बाद वो सेल्स
एप्लीकेशन डालती है उनको अप्रूवल मिलती है। तो ऐसे ही उसमें भी होगा कि मैं बीज का धंधा छोड़ तो सकता नहीं हूँ, मेरी कंपनी चल रही है पर मेरे पास सेटअप नहीं है, R&D का लैब नहीं है जो कि भारत सरकार से रिकॉग्नाइज होती है। मतलब वहाँ भारत सरकार उनको बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर देती है कि ये आपका R&D का लैब है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसका 5 साल तक भारत सरकार द्वारा निरीक्षण होता है। और समय समय पर R&D की जो लोकेशंस होती है वहाँ गवर्नमेंट के अधिकारी विजिट करते हैं। हाँ, जिनके पास अपनी R&D है उनको एड भी मिलती है सरकार से। सरकार के जो तमाम तरह के ट्रायल्स होते हैं, आज के नए दौर में बहुत से ट्रायल आ रहे हैं। जैसे बीट के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है गवर्नमेंट में भी, लोहे मतलब लोहा अयस्क बीट में ज़्यादा होना चाहिए। डिफरेंट जो स्वास्थ्य को लेके जो पैरामीटर्स हैं उनको जीन के माध्यम से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। उनका ट्रायल चल रहा है कि ये जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद जीन नया डाल दिया तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका एनालिसिस होता है। और ये एक लंबी प्रोसेस है। ये IARI इस प्रोसेस को कंडक्ट करती है, और जो R&D बेस्ड कंपनियां हैं जिनके अपने रिसर्च की टीम हैं उनको डेमोस्ट्रेशन दिए जाते हैं कि भाई ये आप ट्रायल करके रिपोर्ट हमको दीजिएगा। ये जैसा पूरा प्रोसेस है वैसे ही वो आगे बढ़ रहा है। तो इसी कड़ी में जब हम किसी कंपनी को रन कराते हैं तो हमारे 5 मेन विभाग होते हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है रिसर्च और डेवलपमेंट R&D। सीड की कोई भी कंपनी चलाने के लिए कंपनी का रिसर्च बेस होना बहुत जरूरी है। और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अजीत मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, हिंदुस्तान की 5 प्रमुख कंपनियों में इसकी गिनती है। रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद डिपार्टमेंट आता है। जब नया हाइब्रिड बन जाएगा तो उसको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। प्रोडक्शन जहां कंपनी का अपना पूरा सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजर होते हैं, प्रोडक्शन की पूरी यूनिट होती है जो डिफरेंट हाइब्रिड का प्रोडक्शन करके तीसरे डिपार्टमेंट यानी कि प्रोसेसिंग को जो है हैंड ओवर कर देती है बीज को। प्रोडक्शन हो गया, किसी कंपनी के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो सारा का सारा प्रोडक्शन खुद कर सके, तो उसके लिए हमारे जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजर होते हैं प्रोडक्शन एरिया में, उनके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन कराते हैं। और प्रोडक्शन के बाद उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती है। प्रोडक्शन की टीम अलग होती है जो खेतों में रॉगिंग कराती है और निरीक्षण करती है। कंटिन्यू उनकी देखरेख में प्रोड्यूस तैयार होता है। उसके बाद क्वालिटी टेस्ट के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, वहाँ से अगर सैंपल पास होता है देन प्रोसेसिंग में आता है। तो तीसरा डिपार्टमेंट हो गया प्रोसेसिंग। चौथा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हो गया अकाउंटिंग। और 5वां जो इन सारे डिपार्टमेंट को बांध के रखता है वो है हमारा डिपार्टमेंट मार्केटिंग और सेल्स। किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग और सेल्स, उसकी एक R&D, एक मार्केटिंग और सेल्स, ये चेन दोनों जब मिलके काम करती हैं तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट की जो लाइन है, R&D अपने रिसर्च में से प्रोडक्ट निकाल के देगी, हम लोग उसको ट्रायलिंग करेंगे। ट्रायलिंग के बाद जो हमारी रिपोर्ट्स आएंगी उस रिपोर्ट्स के आधार पे फाइनल एनालिसिस होके कोई भी हाइब्रिड रिलीज होगा। अब कभी कभी जब हम इस तरह से मीटिंगों में रहते हैं, किसान की मीटिंग में रहते हैं और दूसरी जगह रहते हैं, तो हमसे एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है कि भाई बीज इतना महंगा क्यों होता है। और एक मंडी छाप कंपनी के बीच में और एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड R&D बेस्ड कंपनी के बीच में रेटों में इतना अंतर क्यों? निसंदेह अंतर रहने वाला है, क्योंकि रिसर्च पे जो कंपनी फोकस करेगी वो कंटिन्यू उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इन्वेस्टमेंट जब होता है आंख बंद करके होता है, हमें नहीं मालूम होता, कंपनी को नहीं मालूम होता कि इसका क्या रिटर्न आएगा। केवल हमारा साइंटिस्ट जो है ब्रीडिंग करके हाइब्रिड बनाता रहता है और हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। हजारों क्रॉस में से एक हाइब्रिड कोई हाथ में आता है। जब एक हाइब्रिड हाथ में आएगा तो बाकी 9,999 जो हाइब्रिडों पे श्रम हुआ है, खर्चा हुआ है, उसको
मतलब हम डिनाई नहीं कर सकते, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है कंपनी चलाने के लिए। ओवरऑल मिला के हम लोग करीब 22 क्रॉप में डील कर रहे हैं, और अभी तक हमारे करीब 75 हाइब्रिड मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं इन सालों में डिफरेंट क्रॉप के अंदर, जिसमें से कई हाइब्रिड का नोटिफिकेशन है। हमारा बीज के अलावा एक बड़ा काम और है जो हिंदुस्तान ने कृषि के क्षेत्र में एक अपना मुकाम रखता है, टिश्यू कल्चर। हमारी जो टिश्यू कल्चर की लैब है अब बनाना की, जिसमें हम भविष्य में गुआवा, मैंगो और दूसरी क्रॉपों पे भी काम हमारा चल रहा है, आगे बढ़ चुके हैं। 1,70,00,000 प्लांट पर एनम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जहां 4 महीने के लिए एडवांस बुकिंग रहती है। एक जो प्लांट होता है उसकी जो कीमत है करीब 10 या 15 रुपये होती होगी, और कंपनी का सेटअप कंटिन्यू टिश्यू कल्चर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 4-6 महीने की जब बुकिंग रहती है तो कंपनी एक्सटेंशन करती है। मैं जब 1 साल पहले गया था उस समय लैब की जो स्ट्रेंथ थी, अभी दोबारा गया पिछले महीने तो वो जस्ट डबल कर दी कंपनी। औरंगाबाद के सराउंडिंग हमारे खुद के 5 बड़े बड़े प्लांट है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो कंपनी संसाधन के मुकाबले, संसाधन के नजरिए से अगर देखें तो हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिनकी आर्थिक स्थिति अपने आप में बेजोड़ है। आर्थिक स्थिति बेजोड़ से मेरा मतलब है कि ना हम कभी कोई भाड़े पे काम कराते, किसी भाड़े के प्लांट में हम लोगों का काम नहीं होता। जो भी प्लांट काम होता है प्रोसेसिंग से लेके सारा सब कुछ हमारे अपने खुद के प्लांट है, और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि हर प्लांट में कंपनी का अपना पेट्रोल पंप है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल पंप है तो वाहन कितने होंगे, हार्वेस्टिंग मशीनरी कितनी होगी। मतलब देख के मैं खुद दंग रह गया कि हाँ, इतना बड़ा सेटअप है। अभी कंपनी कंटिन्यू एक्सटेंशन कर रही है। रिसेंटली हम लोगों ने 60 एकड़ में करनाल के अंदर व्हीट का रिसर्च स्टेशन खोला है। कंपनी की गंभीरता को आप समझने की कोशिश करें कि कंपनी ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट व्हीट के ऊपर किया है। 60 एकड़ में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का भी व्हीट अनुसंधान केंद्र करनाल में ही है, और वहीं अजीत सीड ने भी अपना अनुसंधान केंद्र करनाल में ही खोला है, नॉर्थ इंडिया को पूरे को ध्यान में रखते। नॉर्थ इंडिया की 2 मेन फसल है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, खरीफ में पैडी और रबी में गेहूं, और दोनों ही क्रॉप के अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के नज़दीक हमने अपने हाइब्रिड राइस का एक छोटा सा सेटअप R&D का डाला है, उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से प्रोडक्ट को समझने के लिए। इसके अलावा फील्ड क्रॉप का जो हमारा ट्रायलिंग और R&D सेंटर है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में रंगारेड्डी जिला है, रंगारेड्डी जिले में ये ट्रायल सेंटर है, और बड़े स्केल पे है। वो करीब जो है 150 बीघे में, 150 एकड़ में है। तो कंपनी जमीन पे कदम रख के स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जैसा कि अभी विपिन ने आपको बताया, गेहूं का हमने 25 टन डेमोस्ट्रेशन फ्री बांटा था। इस साल भी बटा, उससे पिछले साल भी बटा था, उससे पिछले साल भी बटा था। सेम पैटर्न हर क्रॉप में है। अभी हमारे पास स्प्रिंग की मेज आई तो एक बंदे ने, मेरे पास यहाँ करीब 35 लोगों की टीम है, और एक बंदे ने क्या विभिन्न करीब हैं
करीब 40-40, 50-50 पैकेट स्प्रिंग कॉर्न के लगाए हैं डेमोस्ट्रेशन। सेम कंडीशन अभी चरी की है, हमने टेस्ट मार्केटिंग में दिया है और डेमोस्ट्रेशन भी लगा रहे हैं। तो ये हमारी जो जुनून है काम करने का, ये जुनून जब तक हम पूरी तरह से कंपनी को स्टैब्लिश नहीं कर देंगे, जब तक ये जुनून कंटिन्यू बना रहेगा। और उस कड़ी में आप लोगों का सहयोग हम लोगों को निहायत ही आवश्यक है। जब एक R&D बेस्ड कंपनी जमीन पे काम करने उतरती है और जिसका नेतृत्व राम जहांगीर जैसे जो मजे हुए खिलाड़ी कर रहे हैं, जो जमीन से निकले हुए लीडरशिप के पर्सन हैं, तो निसंदेह वो कंपनी 4-5 साल में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। विपिन ने अभी मस्टर्ड के बारे में बताया, तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा मेन फोकस एरिया है, पोटेंशियल टीवी है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं निगाह मारूं तो मेरी क्रॉप जो है मिलेट, मस्टर्ड, व्हीट और रिसर्च पैडी, जो आप 1509, 16, 17, 18 वगैरह कह रहे हैं, ये मेन फसल हो जाती है। तो इन मेन फसलों में हम लोगों का धीरे धीरे जो है पाइपलाइन में से प्रोडक्ट निकाल के स्टैब्लिश करना की प्रोसेस हमारी जारी है। जैसा कि विपिन ने बताया, ARV 11 एक अच्छा प्रोडक्ट है फाइन सेगमेंट में, 1509 में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। हम लोग उसको चाहें तो उस पर एक टैगलाइन भी लगा सकते हैं, 1509। हम टैगलाइन नहीं लगाना चाहते, या 17-18 जो भी है, जिस सेगमेंट का है, हम टैगलाइन नहीं चाहते। हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे जिससे 4 पैसे आप लोग भी कमा सके, 4 पैसे हम भी कमा सके। ब्रांडिंग करके उसको बड़ा बनाएंगे, ये सोच है। हाइब्रिड फाइन सेगमेंट में इस साल हमारा डेमोस्ट्रेशन आ जाएगा।